मीरपुर नाम का एक गांव था। गांव में जग्गू नाम का एक भिखारी रहता था। जग्गू के 2 बच्चे थे, राजू और मिनी। अब्बा, क्या हम लोग हमेशा से गरीब हैं? नहीं बेटा, हम हमेशा से गरीब नहीं हैं। मेरे वालिद साहब, मतलब तुम्हारे दादा, एक दौलतमंद शख्स थे। उन्हें एक मर्तबा जंगल में पनीर का घर मिला था। उस घर से कितना भी पनीर निकालना मुमकिन था। अब्बू जान जादुई पनीर घर से पनीर निकालकर पास वाले शहर में सारे पनीर फरोख्त किया करते थे। पनीर फरोख्त कर मेरे वालिद काफी दौलतमंद हो गए। लेकिन फिर एक रोज गांव के मुखिया कबीर सिंह को जादुई पनीर घर के मुताल्लिक खबर हो गई। भूपेंद्र, मुझे खबर मिली है कि तुझे जंगल में कोई पनीर घर मिला है। जी मुखिया जी, मिला है, और उसी से मुझे इतनी दौलत हासिल हुई है। अब दौलत के मामले में मैं कुछ ही रोज में आपको पीछे छोड़ दूंगा। पूरे जिले में जितनी भी डेयरियां हैं, उन सबको मैं ही पनीर की सुपुर्दगी करता हूं। इस पूरे गांव की हर चीज पर सबसे कब्ल मेरा हक है। तुमने मुझे बताए बगैर जादुई पनीर घर से खूब कमाई की है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुखिया ने अब्बू जान से उनका सब कुछ छीन लिया और उन्हें गांव से बाहर कर दिया। हालांकि अब्बू जान गांव के आसपास मंडराते रहे, और जब किसी ने उन्हें काम नहीं दिया तो भीख मांगकर अपना गुजारा करते रहे। बेटा, तब से हम गरीब हैं। अब्बू जान, वो पनीर घर क्या अभी भी जंगल में है? नहीं, अब उस पनीर घर की कोई खबर नहीं है। जब मुखिया पनीर घर से पनीर निकालने पहुंचा तो वो घर गायब हो चुका था। तब से उस पनीर घर का कुछ पता नहीं है। किसी रोज जग्गू के खानदान की बहुत बुरी हालत हो जाती। अब्बू जान, आज राजू को बुखार है। हम दोनों ने 2 रोज से कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को लेकर आइए। हाँ बेटी, मैं अभी किसी के घर से कुछ मांग कर लाता हूँ। उस रोज जग्गू गांव के घर घर घूमता रहा, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। जग्गू जब मुखिया के घर पहुंचा तो उसे घर के अंदर से गर्मा गर्म पराठों की खुशबू आ रही थी। मुखिया जी, दरवाजा खोलिए, मैं जग्गू। मेरे बच्चे बीमार और भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। जग्गू, तो फिर से यहाँ चला आया? दफा हो जा यहाँ से, वरना अभी अपने मुलाजिमों से कहकर तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। तुझे गांव में रहने दे रहा हूँ, इसे ही मेहरबानी समझ। इससे कब्ल की मुखिया अपने मुलाजिमों को भेजता जग्गू सड़क पर एक कोने में छिप गया। कुछ देर बाद मुखिया घर में ताला लगाकर अपने मुलाजिमों के साथ कहीं चला गया। जग्गू ने सोचा कि वो अपने बच्चों की खातिर खाना चुराएगा। दीवार से कूदकर जग्गू मुखिया के घर में दाखिल हो गया। उसने 5-6 पराठे चुराए और भाग निकला। उस रोज जग्गू के खानदान का पराठों से पेट भरा। भरी दोपहरी में जब पूरे गांव में सन्नाटा था और जग्गू और उसके बच्चे सो रहे थे, तो एकाएक किसी ने जग्गू के घर का दरवाजा तोड़ दिया। जग्गू और उसके बच्चे खौफ के मारे कांप गए। दरवाजे पर मुखिया और उसके मुलाजिम डंडे लेकर खड़े थे। जग्गू, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तूने मेरे घर में घुसकर चोरी की। सीसीटीवी कैमरे में मैं तेरी सारी हरकतें देखकर आ रहा हूं। मुलाजिमों, जग्गू की जमकर पिटाई करो और इन तीनों को गांव से बाहर फेंक दो। ऐसा कहकर मुखिया वहां से चला गया। मुखिया के दोनों मुलाजिम जग्गू को बुरी तरह लाठियों से पीटने लगे। राजू और मिनी अपने वालिद को इस तरह पिटते हुए देख ना पाए। दोनों ने अपनी अपनी गुलेल उठाई और मुखिया के मुलाजिमों के सीधे सिर पर गुलेल से पत्थर मारा। दोनों आदमी अपना अपना माथा पकड़कर बैठ गए। अरे मार डाला रे! अब्बू जान, जल्दी भागिए! तीनों लोग घर छोड़कर जंगल की जानिब भागे। मुखिया के दोनों मुलाजिम उनके पीछे पीछे भागे। जग्गू कहां तक भागेगा?
तुझे और तेरे बच्चों को मैं नहीं छोड़ूंगा। मुखिया के दोनों मुलाजिम जख्मी शेरों की मानिंद जग्गू पर और उसके बच्चों के पीछे भाग रहे थे। ये हम किस आफत में फंस गए अब्बा, अब क्या करें? जग्गू को लग रहा था कि वो और उसके बच्चे अब नहीं बच पाएंगे। तभी यकाएक जग्गू और उसके बच्चों को पनीर का घर नजर आया। तीनों लोग पनीर के घर में दाखिल हो गए। इससे कब्ल की मुखिया के मुलाजिम पनीर घर तक पहुंचते पनीर घर गायब हो गया। पनीर घर में तुम लोगों का खुशामदीद। इस जादुई घर से तुम जितना चाहो उतना पनीर निकाल सकते हो। क्या तुम वही पनीर घर हो जो मेरे वालिद साहब को मिले थे? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने तुम्हारे वालिद को मना किया था मेरे जरिए कमाई गई दौलत का दिखावा न करना। अगर मेरे मुतालिक किसी को कुछ मालूम हो गया तो मैं गायब हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे वालिद माने नहीं और आखिरकार मुखिया को मेरे मुतालिक खबर हो गई और तब मुझे गायब होना पड़ा। तुम वही गलती ना करना जो तुम्हारे वालिद ने की थी। नहीं, मैं ऐसी गलती हरगिज नहीं करूंगा और तुम्हारे मुतालिक किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर फिर भी मेरे बताए बगैर किसी को तुम्हारे मुतालिक इल्म हो गया तो क्या होगा? तुम इसकी फिक्र ना करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। सबसे कब्ल जग्गू और उसके बच्चों ने पेट भरकर पनीर खाया। पनीर तो बहुत जायकेदार है अब्बू जान। मालूम होता है जैसे वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम दूध में डालकर खा रहे हैं। बच्चों, हम कल से पनीर फरोख्त करने जाएंगे, लेकिन हम अंधाधुंध कमाई नहीं करेंगे। हम उतना ही फरोख्त करेंगे जितने की हमें जरूरत होगी। उधर मुखिया गुस्से से पागल हो रहा था। तुम दोनों ने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। दोनों खुद को जख्मी कराकर चले आए और कह रहे हो कि वो तीनों यकायक जंगल में गायब हो गए। अब मुझे रंगा और मुन्ना को भेजना पड़ेगा। मुखिया ने अपने मुलाजिमों को जंगल के बाहर चौकीदारी पर लगा दिया। मुखिया के मुलाजिमों ने देखा कि जग्गू, राजू, मिनी रोजाना पनीर लेकर बाजार में फरोख्त करने जा रहे हैं। उन्होंने ये बात जाकर मुखिया को बताई। पिछले मर्तबा तो वो पनीर घर नामालूम कहाँ गायब हो गया था। इस मर्तबा मुझे वो हर सूरत में चाहिए। अगले रोज जैसे ही जग्गू का खानदान जंगल से बाहर निकला, मुखिया ने उसे पकड़ लिया और तीनों के हाथ बांध दिए। अब तुम तीनों चुपचाप मुझे उस पनीर घर तक ले चलोगे, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम खुद की शिनाख्त नहीं कर पाओगे। जग्गू, राजू और मिनी मुखिया को कई घंटों तक घुमाते रहे, लेकिन पनीर घर तक लेकर नहीं गए। जग्गू, बहुत देर हो गई। मालूम होता है तू मेरे साथ होशियारी दिखा रहा है। मुलाजिमों, इसके बच्चे को गहरे तालाब में फेंक दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ न करिएगा। मैं लेकर चलता हूँ। आखिरकार जग्गू मुखिया को पनीर घर तक लेकर पहुँचा। तो ये रहा पनीर घर। मुलाजिमों, इन सबको दरख्त से बांध दो। हम पनीर घर के अंदर घूमने जाएंगे। जैसे ही तीनों अंदर दाखिल हुए, ढेर सारा पनीर उनके ऊपर गिर पड़ा। मुखिया और उसके मुलाजिम पनीर के ढेर के नीचे दब गए। कोई बचाओ, कोई मेरी हिफाजत करो। मेरी सांस रुक गई, मेरा दम घुट रहा है। कब्ल जुबान दो मुखिया कि तुम कभी जग्गू के खानदान को परेशान नहीं करोगे और मुझे कभी नहीं तलाशोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं गांव के किसी शख्स को परेशान नहीं करूंगा। मुझे बचाओ। तब मुखिया के ऊपर पड़ा पनीर का ढेर गायब हो गया। मुखिया और उसके मुलाजिमों ने जग्गू, राजू और मिनू को खोल दिया और फिर अपने घर भाग गए। हस्तीनगर नाम का एक कस्बा था। वहाँ कमलेश एक कपड़े के मिल में काम किया करता था। उसकी बेगम विभा दूसरों के घरों में काम करके थोड़े पैसे बचा लिया करती थी और अपने बच्चों को मदरसे में अच्छी तालीम दिलाने की पूरी कोशिश करती थी। कमलेश का बचपन से ही एक सपना था कि वो बड़ा होकर बेहद बड़ा व्यापारी बने।
लेकिन व्यापार के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। जब भी थोड़े पैसे कमलेश जमा कर लेता, कमलेश उन पैसों से शराब पी लिया करता। कमलेश की शराब की लत की वजह से उसकी बेगम और बच्चे बेहद परेशान थे। कमलेश मिल में काम करके जितने पैसे कमाता, वो नशे में सारे पैसे खर्च कर देता। एक दिन, आपको अपने नशे की आदत सुधारनी होगी। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, इन सब का उनके ऊपर बेहद गलत असर पड़ता है। नशा तो मैंने पिछले 1 हफ्ते से नहीं किया है। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बने। जैसे नशा छोड़ दिया है, वैसे ही कोई बेहद अच्छा सा काम भी ढूंढ लीजिए। मैंने कपड़े के मिल पर रहकर लोगों से अच्छा रिश्ता बना लिया है। मैं जो भी बिजनेस शुरू करूँगा वो मेरे रवैये से ही बेहतर चलेगा। लेकिन आप ऐसा करेंगे क्या जिससे हमारा व्यापार चले? इससे पहले आप फिर से नशा करना शुरू कर दें। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप मेरे मौसा जी से मुलाकात कर लीजिए। विभा अपने शौहर कमलेश को अपने मौसा तांत्रिक के पास लेकर जाती है ताकि कमलेश फिर से नशा ना करे। कमलेश अपने बच्चों की भलाई और अपने परिवार की भविष्य के लिए विभा की बात मान जाता है। मौसा जी, ये है मेरे शौहर। इनके बारे में ही मैंने आपसे बात की थी। इन्हें ही नशे से आजादी दिलानी है। ओम ह्रीम क्लीम बागड़ बोल बागड़ बोल बागड़ बोल। हाँ विभा बेटा, मैं तुम्हारी सारी तकलीफ जानता हूँ। कमलेश को मैं ठीक कर दूंगा, मगर मैं पिछले कई हफ्तों से कोई नशा नहीं कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से जाने दो। अब मैं कभी नशा नहीं करूँगा। मैंने पहले से ही हमारे परिवार के मुस्तकबिल के बारे में सोच लिया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी भक्ति के लिए ही कह रहा हूँ। नशा और नाश में एक मात्रा का ही फर्क है। नशा करने लगोगे तो नाश हो जाएगा। वैसे तुम किस चीज का कारोबार करने के बारे में सोच रहे हो? मैं डोसे का कारोबार करने की सोच रहा हूँ। मैं डोसा बहुत बेहतर बनाता हूँ और मैं एक गाड़ी लेकर डोसा बनाकर बेचूंगा। ये सच कह रहे हैं मौसा जी। ये सच में डोसा बेहद लजीज बनाते हैं और पिछले कुछ हफ्तों से ये नशा भी नहीं कर रहे हैं। बस हमारी कुछ पैसों से मदद कर दीजिए। मैं डोसा बनाने में इनकी मदद करूंगी और इनके साथ व्यापार करूंगी। मौसा जी उसे कुछ पैसे देते हैं और दूसरे ही दिन उन पैसों की मदद से वो डोसे की दुकान खोल लेती है। लेकिन जैसा कमलेश और विभा ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। कमलेश के डोसे की दुकान बिल्कुल भी नहीं चली। मौसा जी के दिए हुए पैसे बस खत्म ही होने वाले हैं। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, वरना आपको फिर से मजबूरी में कपड़ों के मिल में जाकर काम करना पड़ेगा। अरे जाने मन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पता नहीं, ना जाने क्यों हमारा व्यापार इतना कम क्यों है। हम दोनों से ही शायद कुछ गलती हो रही है। हम एक दिन और डोसे की दुकान लगाकर देखेंगे। अगर व्यापार हुआ तो हम आगे काम करेंगे, कोई दूसरी तरकीब पूछेंगे। जैसा तुम कहो जाने मन। तुम और तुम्हारे मौसा जी तांत्रिक कम, बंदर और मदारी का खेल दिखाने वाले ज्यादा लगते हैं। चुप रहिए और कल की तैयारी कीजिए। विभा की बातें सुनकर कमलेश दूसरे दिन की तैयारी शुरू कर देता है। दूसरे दिन कमलेश और विभा ने दुकान खोली। उनकी दुकान पर भीड़ ही भीड़ थी और ये देखकर वो दोनों बेहद खुश हो गए। पिछले दिनों के मुताबिक तो आज का दिन बहुत अच्छा गया है। बस भगवान करे हमारा दिन ऐसे ही जाए और हम तरक्की करें। मेरी बात सुनिए, इन पैसों से आप नशा मत करने लग जाइएगा। हमें ये पैसे मौसा जी यानी तांत्रिक जी को लौटाने हैं। कमलेश विभा की बात ना मानकर उन पैसों में से कुछ पैसे निकाल लेता है और रात को चुपके से शराब पीकर सो जाता है। अगले दिन जब कमलेश और विभा ने फिर से दुकान खोली तो वहाँ ग्राहक नहीं थे। ग्राहक तो क्या, वहाँ एक आदमी भी नजर नहीं आया। उनके अलावा अन्य डोसे की दुकानों पर बेहद भीड़ थी। ये लोगों को हो क्या गया है? कल की खरीदारी को देखकर हमने आज ज्यादा डोसा बनाने का बंदोबस्त किया है। अगर आज हमारी बिक्री नहीं होगी तो हम इस सामान का क्या करेंगे? हमारे अलावा सभी दुकानों में भीड़ लगी हुई है और हम यहाँ मक्खियाँ मार रहे हैं। जरूर हमने कोई गलती की है।
इस बात को हमें मौसा जी को बताना ही होगा। हमें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, इस चीज से हम निपट लेंगे। पहले तो कमलेश विभा की बात नहीं मानता है, लेकिन जिद करने पर विभा कमलेश को अपने मौसा जी यानी तांत्रिक जी के पास लेकर जाती है। पास जाते ही कमलेश समझ जाता है कि वहाँ कुछ तो होने वाला है। ओम ह्रीम क्लीम, बागड़ बोल। मैं सब जानता हूँ, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। विभा, तुम अपनी परेशानी अपने साथ लेकर आई हो। मैं मुसीबत साथ लेकर आई हूँ? मैं कुछ समझी नहीं। तांत्रिक की बात सुनकर कमलेश मुंह छुपाने लगता है। बागड़ बोल, मुंह मत छुपाओ और खुद सामने से आकर अपनी गलती कबूल करो, वरना तुम ऐसे ही मुंह छिपाते फिरोगे। अब खुद ही आगे आओ और अपनी गलती कबूल करो। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया? आप मुझे बताइए, इनको तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं इन्हें देख लूंगी। अगर तुमने पहले ही ख्याल रखा होता तो ये नौबत ही नहीं आती। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी कहीं भी कोई गलती नहीं है। बागड़ बोल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि नशा मत करो, छोड़ दो नशा करना, मगर तुमने माना नहीं। तुमने जिस दिन भी नशा किया है, शराब को हाथ लगाया है, उस दिन तुम्हारा कारोबार नहीं चला है। कमलेश की पोल खुल जाने पर वो खुद सामने आ गया और कहने लगा, मौसा जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। एक बार मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में गलती कर दी। लेकिन आपने ऐसा क्या किया? विभा और तांत्रिक के खौफ से कमलेश उन्हें सारी बात सच सच बता देता है। मैं हर रात घर से पैसे चुराकर शाम को नशा करता था, और जिस दिन हमारा कारोबार अच्छा चला, मैंने उस दिन भी नशा किया था पैसे चुराकर। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। कमलेश के माफी मांगते ही तांत्रिक ने कहा, बागड़ बोल, माफी तुम्हें एक ही शर्त पर मिलेगी। आगे से अगर तुमने कारोबार अच्छे और ईमानदारी से की तो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। मैं सारी शर्तें मंजूर करता हूँ और मैं आगे से मेहनत भी पूरी करूँगा। ये लो मेरी तरफ से, अब से तुम डोसा नहीं, मैगी डोसा बनाकर बेचोगे। तुम्हारी बीवी मैगी बहुत अच्छा बनाती है और तुम डोसा, इसीलिए दोनों को मिलाकर मैगी डोसा बेचो। तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। बागड़ बोल। विभा ने वो मैगी तांत्रिक से ले ली। अगले दिन से विभा और कमलेश ने मैगी डोसा बनाना शुरू कर दिया। उस दिन से मैगी डोसा के नाम पर कमलेश की दुकान बेहद अच्छी चलने लगी। कमलेश और विभा का मैगी डोसा चल पड़ा और उन्हें इतना मुनाफा हुआ कि उन्होंने बस कुछ ही दिनों में 3 दुकानें और खोल ली और कुछ लोगों को काम पर भी रख लिया। कमलेश ने नशा करना भी बंद कर दिया और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक कॉलेज के बाहर पप्पू का एक स्नैक्स का सेंटर था। वो अपने स्नैक्स सेंटर पर पिज्जा भी फरोख्त करता था और मैगी भी। एक मैगी देना भाई। हाँ, अभी देता हूँ। एक वेजिटेबल पिज्जा देना। एक्स्ट्रा चीज। हाँ, एक्स्ट्रा चीज। वैसे तो पप्पू का स्नैक्स सेंटर ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन क्योंकि वो एक कॉलेज था तो वहाँ आसपास कई और स्नैक्स के सेंटर थे। पप्पू हमेशा सोचा करता था कि कैसे वो अपने कारोबार में इजाफा करे। एक रोज उसका एक दोस्त उसकी दुकान पर आया। अरे पप्पू भाई, जरा हमें भी एक पिज्जा खिलाओ। हाँ हाँ, अभी लो। मुझे कोई आम पिज्जा नहीं चाहिए। तो कैसा पिज्जा चाहिए तुमको? हमें अपने पिज्जा में सब कुछ चाहिए, सब्जी, पनीर और मैगी भी। क्या पिज्जा में मैगी? हाँ हाँ, तुम तो मुझसे वाकिफ हो। मुझे मैगी भी खाना है और पिज्जा भी खाना है। लेकिन पिज्जा पर मैगी कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, तुम बनाकर तो देखो। विक्रम की बात सुनकर पप्पू ने पिज्जा मैगी बनाना शुरू किया। उसने पिज्जा के बेस के ऊपर मैगी डाली
और उस पर ढेर सारी टॉपिंग्स और चीज डाला। अब ये हुई ना बात। पप्पू ने ये मैगी पिज्जा ओवन में डाला और दोनों इंतजार करने लगे पिज्जा के पकने का। मैगी पिज्जा की खुशबू तो बहुत मस्त आ रही थी। वाह, क्या खुशबू है। पप्पू ने कुछ देर बाद वो पिज्जा बाहर निकाला। मैगी पिज्जा दिखने में तो बेहद लजीज था। लाओ लाओ लाओ। पप्पू ने पिज्जा काटा और विक्रम को दिया। विक्रम ने पिज्जा चखा। वाह, बहुत खूब, क्या जायका है। मैं नहीं कहता था कि कमाल होगा। कमाल, बेमिसाल, वाह वाह, इतना अच्छा है। हाँ भाई, तुम भी खाकर देखो। पप्पू ने भी अपना बनाया हुआ मैगी पिज्जा खाया और उसे भी वो बेहद पसंद आया। अरे भाई, ये तो एकदम नई डिश बन गई। विक्रम और पप्पू मैगी पिज्जा खा रहे थे, तभी वहाँ 3 खरीदार आए। अरे ये कौन सा पिज्जा है? मैगी पिज्जा। मैगी पिज्जा? हमें भी एक मैगी पिज्जा देना। पप्पू ने एक और मैगी पिज्जा बनाने के लिए रख दिया। जब वो बना रहा था तब कुछ और खरीदार आए। उन्होंने भी मैगी पिज्जा की फरमाइश दी। पप्पू एक के बाद एक मैगी पिज्जा बनाने लगा। वो पिज्जा बनाता और ओवन में डालता और फिर काट कर खरीदारों को दिया करता। ये तो मस्त है। मजा आ गया। पप्पू भैया बेहद लजीज है। शुक्रिया। अरे पप्पू भाई, तरकीब तो मेरी थी ना। हाँ भाई, तुम्हारी ही तरकीब थी। शुक्रिया मेरे दोस्त। पप्पू ने विक्रम को गले लगाया। उस रोज से पप्पू का मैगी पिज्जा काफी फरोख्त होने लगा। अब पप्पू खुश था। एक मैगी पिज्जा। एक मैगी पिज्जा। मैगी पिज्जा के लिए पप्पू के स्नैक सेंटर पर हुजूम लगा रहता था। कुछ रोज बाद पप्पू ने इतने पैसे कमा लिए कि उसने पिज्जा सेंटर को बड़ा बना दिया। वाह भाई, इतना बड़ा पिज्जा पार्लर। हाँ भाई, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। उस रोज तुम्हारे मैगी पिज्जा की तरकीब ने तो कमाल ही कर दिया। शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं भाई, लेकिन मुझे हमेशा मुफ्त में पिज्जा खिलाना होगा। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो। पप्पू का बड़ा पिज्जा पार्लर खुल गया। अब खरीदार अंदर बैठकर खाते थे। सब कुछ दुरुस्त था। लेकिन पप्पू के बगल में एक स्टॉल था विनोद का। विनोद सालों से फ्रैंकी और पिज्जा फरोख्त कर रहा था। ये कल का लौंडा हमारे पीछे आया, इसने इतना बड़ा पिज्जा पार्लर डाल दिया। बस, उसके मैगी पिज्जा की तरकीब जम गई। हाँ, लेकिन उस मैगी पिज्जा में ऐसा क्या है? कुछ खास तो नहीं है। तो हम भी बनाते हैं मैगी पिज्जा और उसे कम दाम में फरोख्त करेंगे। ये हुई ना बात बॉस। हाँ, अब मजा आएगा। विनोद ने कम दाम में मैगी पिज्जा फरोख्त करने की तरकीब निकाली। वहाँ पप्पू के पिज्जा पार्लर में मैगी पिज्जा 100 रुपए का था। हम 80 रुपये में मैगी पिज्जा फरोख्त करेंगे। उस रोज विनोद ने अपने स्टॉल के बाहर तख्ती लगाई, मैगी पिज्जा 80 रुपए में, और कम दाम देखकर नौजवान विनोद के स्टॉल पर आए। एक मैगी पिज्जा देना। मुझे भी मैगी पिज्जा देना। अब सारे नौजवान मैगी पिज्जा खाने विनोद के स्टॉल पर जाने लगे। ये हुई ना बात छोटू, अब हम पूरा बाजार खा जाएंगे। पप्पू के स्नैक शॉप पे आहिस्ते आहिस्ते खरीदार कम आने लगे और अब पप्पू को फिक्र होने लगी कि वो क्या करे। मैं भी दाम कम करके देखता हूँ। उसी रोज पप्पू ने भी नई तख्ती लगाई, मैगी पिज्जा 70 रुपए। विनोद ने पप्पू की तख्ती देखी। 70 रुपये? अब देख। विनोद ने 50 रुपए का दाम लगा दिया और एक मर्तबा फिर खरीदार विनोद के ठेले पर जाने लगे। अब पप्पू परेशान हो गया। 50 रुपये से कम दाम कैसे रखूं? मेरा नुकसान हो जाएगा। पप्पू सोच ही रहा था कि तभी तेज हवा बहने लगी। हवा ने शक्ल अख्तियार किया एक देवी का। पप्पू, मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। आज से तुम जो भी मैगी पिज्जा बनाओगे वो बहुत बड़ा बन जाएगा। उससे तुम्हारा अच्छा खासा मुनाफा होगा। इस मुनाफे का एक हिस्सा तुम गरीबों में दान करना। तुम्हारा कल्याण हो। पप्पू की कुलदेवी ने उसके पिज्जा ओवन पर कुछ जादू किया और वो गायब हो गई। पप्पू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। कुछ देर बाद उसके पार्लर में एक खरीदार आई। भैया, एक मैगी पिज्जा देना। पप्पू ने हमेशा की तरह मैगी पिज्जा बनाया और ओवन में डाल दिया। ओवन में डालते ही पिज्जा का साइज बढ़ने लगा। वो पिज्जा ओवन के जितना बड़ा हो गया। पप्पू और वो लड़की दोनों हक्के बक्के रह गए। ये क्या जादुई है? जादुई मैगी पिज्जा?
पप्पू ने वो बड़ा सा पिज्जा बाहर निकाला और उसके 2 टुकड़े किए। मुझे तो सिर्फ एक ही टुकड़ा चाहिए। फिर पप्पू ने एक एक करके सारे टुकड़े अलग अलग खरीदारों को फरोख्त कर दिए। पप्पू की जादुई पिज्जा की बात आग की मानिंद फैल गई और फिर खरीदारों की भीड़ लग गई। एक पिज्जा का स्लाइस कितने का? 30 रुपए का। पप्पू एक पिज्जा के 6 स्लाइस करके अच्छा खासा कमाने लगा। रात को उसे कुलदेवी की बात याद आई। इसकी कमाई का एक हिस्सा मुझे ज़कात में देना है। तो पप्पू ने एक हिस्सा अलग किया और वो पैसे लेकर वो मंदिर के पास गया। उस पैसों से उसने खाना खरीदा और गरीबों को खिलाया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे बेटा। और इसी तरह ये नेकी का सिलसिला चलता रहा। पप्पू जादुई मैगी पिज्जा फरोख्त कर अच्छे पैसे कमाता और उसमें से एक हिस्सा गरीबों को ज़कात में देता। और वहाँ विनोद अपने बाल नोचता रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पप्पू का पिज्जा खुद ब खुद बड़ा कैसे हो जाता है। जादू की बरकत पप्पू को हासिल हुई क्योंकि वो नेक था और उसके जरिए नेकी आगे बढ़ सकती थी।